नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजे हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। जम्मू के नगरोटा में आज आतंकी साजिश रोकने में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चेक पॉइंट पर सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई और ट्रक में छुपे 4 आतंकवादी मार गिराए गए। ये चारों आतंकी पाकिस्तानी थे और जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे। माना जा रहा है कि चारों डीडीसी चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश का मंसूबा लेकर घुसे थे। इसलिए आज दंगल की बहस नगरोटा एनकाउंटर से उठे सवालों पर होगी। नगरोटा में आतंकवादी मारे गए, लेकिन पाकिस्तान के आतंक चरित्र का पक्का इलाज क्या है? वैसे अभी ब्रिक्स के सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने बगैर नाम लिए पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमला बोला, लेकिन क्या अब सीधी कार्रवाई का वक्त नहीं आ गया? आज की बहस शुरू करें उसके पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सोचिए अगर सुरक्षा बल मुस्तैद नहीं होते, सोचिए अगर आतंक की प्लानिंग कहीं कामयाब हो जाती, सोचिए अगर एक बार फिर कहीं कश्मीर लहूलुहान होता तो कैसा अनर्थ होता। जम्मू के नगरोटा में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रक में छिपे 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सभी आतंकी एक ट्रक में सवार थे। वो घाटी की ओर बढ़ रहे थे, तभी जवानों ने चेकिंग के लिए ट्रक को रोका। दहशतगर्दों ने पहले सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, फिर फायरिंग शुरू कर दी। समझते देर नहीं लगी कि आतंकी उसी ट्रक में हैं। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग तेज की। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसती रहीं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ट्रक में भरे विस्फोटकों में आग लग गई। ये सुबह मुठभेड़ 5 बजे शुरू हुई थी तकरीबन, जिसमें कि जो नाका पार्टी है उन्होंने एक ट्रक को रोका था, जिसका ड्राइवर फरार हो गया। और जब ये ट्रक की तलाश शुरू हुई तो अंदर से हमारे ऊपर फायर आया। इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और इस प्रक्रिया में 4 आतंकवादी मारे गए और उनसे काफी भारी मात्रा में असला बारूद। नगरोटा में मारे गए सभी 4 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के थे। चारों पाकिस्तान के रहने वाले थे और भारतीय सीमा में घुसपैठ कर बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इस एनकाउंटर के बाद हुई बरामदगी से समझा जा सकता है। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों से 11 AK-47 राइफल जब्त की। उनके 29 हैंड ग्रेनेड भी बरामद कर लिए। 3 पिस्टल भी मौके से बरामद हुई। यहाँ पर जो नाका लगाया गया था, ये बिल्कुल बन टोल प्लाजा से थोड़ी पहले लगाया गया था, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास पहले से जानकारी थी कि कुछ आतंकवादी एक ट्रक में छिपकर कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रक के भीतर जो है भारी मात्रा में जो है गोला बारूद पाया गया है और एक्सप्लोसिव मटेरियल भी पाया गया है। और जैसे यहाँ पर ग्रेनेड के द्वारा आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की तरफ हमला किया, उसके बाद जो है यहाँ पर भीषण मुठभेड़ चली। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्षति कितनी हुई है। ये बन टोल प्लाजा के पास ये एक सुरक्षा बलों की एक यहाँ पर चौकी है। आप देख सकते हैं कि स्प्लिंटर मार्क्स कितने लगे हुए हैं इस दीवार पर। तो यहाँ पर एक एनकाउंटर चला, कई घंटों तक एनकाउंटर चला। हमले की ये प्लानिंग ऐसे समय में रची गई जब आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। कश्मीर में लोकतंत्र पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को बर्दाश्त नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मंच से न सिर्फ आतंकवाद बल्कि आतंकवाद को पालने पोसने वालों पर कड़े एक्शन की जरूरत जता रहे हैं। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ होंगे रविंद्र रैना, वो अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। रऊफ भट्ट हमारे साथ होंगे, वो नेता है पीडीपी के। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ इस समय आ चुके हैं, वो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजी हैं इन्फेंट्री। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी होंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबका स्वागत। लेकिन सबसे पहले कुलकर्णी साहब, मेरा सवाल आपसे है, आज की तारीख में जो हमला सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है, उसको देखकर क्या लगता है
क्या आतंकवादियों की तैयारी, तौर तरीके इस समय बदल चुके हैं? क्या यह एक बड़ा अलार्म भारत के लिए नहीं है, जिस तरीके की हरकत आज करने की कोशिश हुई? संजय कुलकर्णी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद संजय कुलकर्णी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। रविंद्र रैना, ठीक वो समय जब चुनाव को लेकर हलचल तेज हो रही है, घाटी में एक बार फिर आतंकवादियों की आवाजाही, उनकी हरकतें बढ़ जाती हैं, इसको कैसे देखें? सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जांबाज वीरों को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं अपने जांबाज वीरों को, जिन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश को विफल कर दिया। पाकिस्तान के आतंकवादी जो सीमा पार से घुसपैठ करके भारी मात्रा में हथियार लेकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करना चाहते थे, इस साजिश को हमारे जांबाजों ने विफल कर दिया और चारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। रोहित जी, पाकिस्तान के अंदर स्वयं अस्थिरता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की साजिश कर रहा है। 70 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर यहां ब्लॉक समितियों के चुनावों के बाद यहां अध्यक्ष बने, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की पहल के बाद अब जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर क्षेत्र के अंदर पूरे जोरों शोर के साथ, उत्साह और उल्लास के साथ यहां जिला परिषद के चुनावों में लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे वक्त यह षड्यंत्र पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसको हमारी बहादुर जवानों ने विफल कर दिया। लेकिन एक बात आज प्रूव हो गई, साबित हो गई कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक ढांचे को यहां नहीं देखना चाहता। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता। यह बात तो पहले से पता थी ना, आज से नहीं, 50 साल से पता थी। इसीलिए रोहित जी इन चारों को मौत के घाट उतार दिया। सुरक्षा एजेंसियों के पास पूरी इनपुट्स थी कि इस प्रकार का ये षड्यंत्र करेंगे। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में खुली छूट दी है हमारी सरकार ने, और लगातार आतंकवादियों के सरगनाहों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। सभी आतंकवादियों के बड़े बड़े सरगना टॉप कमांडर्स, हमारी सेना ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। ऑपरेशन ऑल आउट बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और खुली छूट दी है बॉर्डर के ऊपर, एलओसी के ऊपर भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी। अगर कोई खराबी करेगा तो मौत के घाट उतार दिया। रैना साहब, ये छूट भी तो 6 साल से दे रखी है, अब थोड़ी दी है। आप कह रहे हैं कि खुली छूट दी है, रोहित ये जी, खुली छूट भी तो 6 साल से कह रहे हैं आप लोग की दे रखी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इन 6 सालों में सभी टॉप कमांडर्स, चाहे वो बुरहान वानी गैंग के 25 टॉप के खूंखार आतंकवादी थे, या लश्कर, जैश, हिजबुल, या जो इनका जॉइंट रेजिस्टेंस ग्रुप बना है, इनके तमाम सरगनाहों को मौत के घाट उतार दिया है हमारी सेना ने। जो बंदूक उठाएगा, बंदूक उठाने वाले का रास्ता सीधा कब्रिस्तान की ओर जाता है। यह हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने दिखा दिया है। रऊफ भट्ट, पीडीपी के नेता हमारे साथ इस वक्त आ गए। भट्ट साहब बोलिए अपनी बात। देखिए, ये जहां तक ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं, ये जो है अच्छी बात है कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की। इसके साथ साथ उनका मोराल हाई करने की जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ जो जेके पुलिस है, उनकी इतनी कुर्बानियां हैं। लोग जो है, जो उनकी लीडरशिप है, पुलिस की लीडरशिप आजकल वो बाहर से लाई जाती है, उनका मोराल डाउन हो जाता है। अगर यहाँ लोग नेशनलिस्ट है, उनको एनकरेज करने की जरूरत है, डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे जम्मू के लोग हैं, आजकल आपने देखा होगा कि उनकी जमीनें जा रही है, उनके जमीनों का सौदा किया गया है। उनके जो यूथ है, हमारे जम्मू के यूथ है, कश्मीर के यूथ है, उनके फ्यूचर का सौदा किया है इन लोगों ने। इन्होंने उसका सौदा किया है। अब ये हमें ये मालूम नहीं है कि ये बाहर से किन लोगों को लाना चाहते हैं, किन क्रिमिनल्स को लाना चाहते हैं। ये जो अपने लोगों के लिए। भट्ट साहब, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप थोड़ा तफसील से इसको साफ वही से बताएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। मेरा कहने का मतलब ये है
कि जब इन्होंने पिछले 5 अगस्त को हमारा स्पेशल स्टेटस जो है अबॉलिश किया, तो इन्होंने जब अब नया लॉ लाया उसमें जो है हमारी जमीनें जाती है, हमारी जो है इसका इस बात से क्या लेना कि ट्रक में बैठ के पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं? आप सुनिए ना, और वो अटैक कर रहे हैं। मैं इसका इस बात से क्या लेना देना? देखिए जगह देखो क्राइम कैसे बढ़ता है जब आप क्राइम कहते चीजों को देखते हैं। ये क्राइम है जिसको आप ट्रक में बैठ के आतंकवादी आ रहे हैं, इतना असलहा लेके आ रहे हैं कि पूरी एक पलटन को उड़ा दें, उसको आप पेटी क्राइम मानते हैं? बिल्कुल हमने नहीं सुनिए मेरी बात, हमने इसकी मजम्मत भी की। हम क्या कहते हैं कि ये एक खुशाइन कदम है कि एक राइट टाइम पे हमने जो है हमारी सेनाओं ने कार्रवाई की है। हम उसकी थोड़ी ये कहते हैं कि ये कोई अच्छी चीज है या गलत चीज है। आप देखिए ये सारी जो चीजें हैं ना, यहां पर ये बदकिस्मती है इस मुल्क में। यहां जो है हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के कातिलों को यहां लीडर माना जाता है। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जिन्होंने बलिदान अपना दिया, उसके बच्चों को यहाँ पर एंटी नेशनल कहा जाता है। हम देखिए ना, बात करें, हम ये चाहते हैं, बात इस विषय को लेके हो रही है। हम देखिए, अरे तो पीस चाहते हैं तो पीसेस में थोड़ी ना चाहते हैं। पीस चाहते हैं का मतलब देश को पीसेस में नहीं चाहते ना। डिग्निटी विद ऑनर। आतंकवादी मारा जा रहा है, उसमें आपकी डिग्निटी पे कहां चोट पड़ रही है? अगर आतंकवादी को सेना मार दे रही है तो उसमें आपकी डिग्निटी पे कहां खतरा आ रहा है? जो भी कोई क्राइम करता है, जो भी कोई आतंकवादी है, हम उनकी निंदा करते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ते से आतंकवाद खत्म हो। वो कौन कहता है कि इस खित्ते से? हम ये चाहते हैं कि इनकी पॉलिसीज गलत है। इनकी पॉलिसीज इसलिए गलत है। देखिए मेरी बात, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, आप थोड़ा सा रोक रहा हूं, रघु भट्ट, थोड़ा सा रोक रहा हूं, आप बोलने के लिए रहेंगे, आप सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। हमारे साथ एक और मेहमान इस समय आ गए हैं, विशेष तौर पर जनरल वीके सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख हैं। वीके सिंह साहब, आपका स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद बात करने के लिए इस विषय पर, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से ट्रक में आतंकवादी आ रहे थे और जैसे सुरक्षा बलों ने उस हमले को नाकाम किया है, यह तैयारी इशारा करती है कि आतंकवादियों के तरीके बदल रहे हैं और यह एक बड़ा अलार्म है। लेकिन कितना बड़ा अलार्म है यह आप ही बता सकते हैं बेहतर। रोहित, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं पुलिस और सैन्य बलों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत एक अच्छा ऑपरेशन किया, जिसके अंदर 4 आतंकवादी मारे गए, 11 AK-47, 3 पिस्टल UBGL के जो लॉन्चर हैं और काफी ग्रेनेड वगैरह पकड़ा गया। आतंकवादी ट्रक में आ रहे थे, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। वो आगे जैसे जैसे पुलिस और सेना इसके ऊपर तहकीकात करेगी, उनको पता भी चलेगा। जब भी जम्मू और कश्मीर में चुनाव होते हैं, बॉर्डर के पार से कोशिश होती है कि उन चुनावों के अंदर दखल अंदाजी की जाए, वहां पर अव्यवस्था बनाई जाए, वहां पर दहशतगर्दी की जाए। ये उसी लिहाज से हमको देखना चाहिए। ये जो कुछ आज हुआ है, ये कोशिश की जाएगी इसी तरह की। और अच्छी बात यह है कि हमारे पुलिस और सैन्य बल पूरे तरीके से मुस्तैद हैं ताकि ऐसी चीज को ना होने दें। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, 370 के हटने के बाद जनता प्रजातांत्रिक प्रणाली को देख रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को देख रही है, जो इससे पहले जम्मू और कश्मीर के अंदर बहुत कम देखा गया था। और अब एक विकास का जो प्रवाह शुरू हुआ है, उससे लोगों के अंदर बहुत अपेक्षा भी है, जोश भी है। और मेरा मानना है कि पहले भी हमारी जनता ने ऐसे प्रयास जो बॉर्डर के पार से किए गए उनको नकारा है, अब की बार और ज्यादा नकारेंगे। ये घटना जो है, ये एक प्रयास है। 1990 के दशक से जो परोक्ष युद्ध चल रहा है, उसमें उतार चढ़ाव आते गए हैं। अब ये एक ऐसे उसके ऊपर है कि पाकिस्तान दिखाना चाहता है
कि मैं आतंकवादी भेजकर कुछ कर सकता हूं। और इसके लिए मैं ये अपील करूंगा कि हमारी सारे जम्मू और कश्मीर के वासी, सभी नागरिक, सभी नेता अगर वो देशभक्त हैं तो इस चीज का बढ़ चढ़कर मुकाबला करें, ताकि सैन्य और पुलिस बल इन परोक्ष युद्ध करने वाले आतंकवादियों को मार गिरा सके। जनरल साहब, 2020 में 90 आतंकवादियों से मुठभेड़ की बड़ी घटनाएं हुई हैं। 370 का आपने जिक्र किया कि हटने के बाद जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ देख रही है। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ जनता देख रही है तो आपने खुद जो इशारा दिया कि ट्रक से आतंकवादी आ रहे हैं, उसमें अंदर से कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट उनको मिल रहा है। ये दोनों चीजें एक दूसरे की विरोधाभासी लगती हैं। विरोधाभास नहीं है इसके अंदर। आतंकवादी आए, वो ट्रक ड्राइवर भाग गया है, मुझे पूरा यकीन है जम्मू कश्मीर पुलिस उसको जल्दी पकड़ेगी, उससे खुलासे होंगे, कहां से घुसे, कैसे घुसे, किसने मदद की। देखिए, किसी भी सिस्टम में आपको कुछ चंद एक लोग ऐसे मिलेंगे जो देश का साथ नहीं देते, जो या तो पैसे के लालच में या किसी और लालच के अंदर देशद्रोहियों का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। ये उस लिहाज से आप इसको देखिए। लेकिन जनरल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया रास नहीं आ रही, इसलिए एन चुनाव के मौके पे यह तैयारी की गई है? उनको जम्मू और कश्मीर का कोई चुनाव आज तक रास नहीं आया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई है, 370 हटा, उनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग बाग ये समझें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके हक और हकूक की जो देखभाल हो रही है वो उनको रास नहीं आ रहा है। लेकिन गुपकार रोड वाली टीम तो 370 का पुनर्जन्म चाहती है कश्मीर में। देखिए, गुपकार रोड की जो टीम है उसमें मैं कहूंगा कि अलग अलग दर्जे के लोग बाग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आप थोड़ा सा समय में पीछे जाएं तो उनको आतंकवादियों का हिमायती बोला जाता था। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ स्वार्थ से भरपूर हैं, बिन पैंदे के लोटे, एक दिन उधर चले गए, एक दिन दूसरी तरफ चले गए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते। कुछ ऐसे हैं जो कि इस बस में बैठने के लिए, गुपकार गैंग की बस में बैठने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास और कुछ करने को नहीं है, तो उन्होंने कहा यहीं पे अपनी क्या कहते हैं रोटियां सेक लेते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग बाग हैं, और मैं ये कहूंगा कि हमें इनको ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। इनका कोई अभी वजूद नहीं बचा है, अब जनता का वजूद है। जनता को अपने आप पता चलेगा कि अब तक जो वहां पर प्रगति होनी चाहिए थी, विकास होना चाहिए था, वो इन लोगों के कारण नहीं हो पाया। और मैं कई बार गया हूं अभी बीच में जम्मू और कश्मीर में, और मैंने देखा कि जितना उत्साह लोगों के अंदर है, जितना उत्साह ग्राम प्रधानों के अंदर है, जितना उत्साह बीडीसी मेंबर्स के अंदर है, बहुत उत्साह है। लेकिन जनरल साहब, आपने कहा इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बिन पेंदे के हैं, कुछ ऐसे हैं जो आतंकवादियों के समर्थक थे, पर कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आपकी सरकार थी, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप पूरे देश में देशद्रोही बता रहे हैं। उसके बावजूद करगिल में उन्हीं के साथ गठबंधन करके आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ना चाह रही है। आज ही के अखबार में यह बात छपी हुई है। फिर लोग किस पे यकीन करें, गुपकार पे या सरकार पे? सरकार पर यकीन करिए और गुपकार को रोड रहने दीजिए, उसको गैंग के साथ मत जोड़िए। तो गुपकार का उपचार भी तो सरकार को ही करना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल, उपचार भी होगा, और उपचार मैं ये मानकर चलता हूं, उपचार जनता करेगी। मुझे जम्मू और कश्मीर की जनता के ऊपर बहुत विश्वास है कि अगर उनको चीज सही दिखती है तो उस सही चीज को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 370 के बाद के और 370 के पहले के जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र में आपको क्या फर्क नजर आता है? देखिए, पहले जो लोकतंत्र है उसमें बहुत चीजें दबी हुई थी। मुझे याद है 2010 में जब पत्थरबाजी तेज हुई थी, मैं उमर साहब से मिला था श्रीनगर में, और मैंने उनको कहा कि आप जो पंचायत हैं, जो पंचायत के हेड हैं, उनको और पंचायतों को उनका हक क्यों नहीं देते? बोले जी हमारे एमएलए नहीं मानते।
यानी कि एमएलए नहीं चाहते कि लोकतांत्रिक प्रणाली पनपे। तो ये एक विडंबना रही है जम्मू और कश्मीर की। आप नहीं चाहते कि कोई और ऊपर उठे, जनता को उनके हक मिले, जनता का विकास हो। मैं आपको बहुत चीजें बता सकता हूं जिसके अंदर जनता का विश्वास उस समय के सरकारों पर, उनके शासकों पर, उनकी शासकीय प्रणाली पर नहीं था। लेकिन जनरल साहब, पीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि गुपकार के बहाने से आपकी पार्टी एक तरफ नाथुराम गोडसे के समर्थन में खड़ी होती है और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे शहादत देने वाले के परिवारों को देशद्रोही कहती है। देखिए, किसी के परिवार को कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो परिवार नासमझी के अंदर या अल्प समझ से इस चीज को नहीं देख रहा है कि कहां पर क्या हो रहा है, तो उनको यही बोला जाएगा। कोई किसी की, देखिए, एक बड़ी अजीब सी चीज मैं देखता हूं, चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं जी, हमारा परिवार बहुत अच्छा रहा है, अब भी हम अच्छे हैं, लेकिन हम देश के खिलाफ बात करेंगे। अगर भाई आप देश के खिलाफ बात करोगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे, इसमें शक क्या है? वो कह रहे हैं हम आपके और खिलाफ पीडीपी को तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं हम आपके खिलाफ बात करते हैं, आप मैं उसको देश के खिलाफ बताएं। मेरा व्यक्तिगत रोहित, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है, पीडीपी को नहीं बोलना चाहिए। अगर बात खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगे। लेकिन इंतजार किस चीज का फिर बात खुलने के लिए सर? उपचार होगा। उपचार का मतलब ये नहीं कि एकदम से डंडा चलता है। उपचार के कई तरीके हैं और मुझे देश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि उपचार की पूरी रणनीति उनके पास है, उपचार का तरीका उनके पास है। उपचार होगा और जल्दी होगा। सर 6 साल तो हो चुके हैं, कितनी लंबी योजना है? लंबी योजना नहीं है। कई चीजों को जब धीरे धीरे सीखते हैं तो अच्छी बनती हैं। ज्यादा जल्दी करने से भी नुकसान होता है। आखिरी सवाल है, पाकिस्तान ने आज हाफिज सईद पर कार्रवाई की है और एंटी टेरर कोर्ट ने 10.5 साल की सजा सुनाई है। आपको लगता है दुनिया के दबाव में, भारत के दबाव में पाकिस्तान थोड़ा सीरियस हुआ है, या फिर यह रंगमंच का सीन है जो हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है वहां? बस मेरी व्यक्तिगत विचारधारा यह है कि पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर सकते। जो रेडियो झूठिस्तान चलाता था 1965 में, उसके ऊपर क्या विश्वास करेंगे? आज आपको एक नाटक करके दिखाएगा जी हाफिज सईद पे ही हो गया, कल उसको निकाल के कहीं और बैठा देगा। तो जब तक चीजों के ऊपर पूरे तरीके से कोई पूरा एक्शन नहीं होता है, तब तक मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। तो ये एक्शन पाकिस्तान करे या समय आ गया कि भारत को कोई एक्शन कर लेना चाहिए? देखिए, एक्शन जब समय आएगा तब तो हर एक चीज का उपयुक्त समय होता है, उपयुक्त उसके लिए तरीके बनाए जाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी सेना से डर लगना चाहिए। जिस तरीके से वहां पे बदहाली चल रही है, पता नहीं कितने दिन और रहेंगे वहां पर वो लोग। तो भारत सरकार के मंत्री को नहीं, लेकिन भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख को क्या यह नहीं लगता कि यही बेस्ट टाइम है जब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए बड़ा? नहीं यार, देखिए, हर चीज सिर्फ सेना की सोच नहीं होती है। जब देश काम करता है तो उसमें सबकी सोच होती है, और किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए उसमें राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य नीति के हिसाब से तीनों चीजों को जब तक मिलाकर हम नहीं चलेंगे तब तक अच्छी चीज नहीं बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री और भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख। वो आज तक पर थे। दंगल आप देख रहे हैं, आंख दिखाओगे तो जान से जाओगे। सुरक्षा बलों ने सीधी चुनौती आतंकवादियों को दे दी। आज ट्रक में आतंकवादी थे, जैश के आतंकवादी थे, और सेना ने उन पर, सुरक्षा बलों ने मिलकर कार्रवाई की और वहीं उनको ढेर कर दिया गया। हमारे साथ रऊफ भट्ट है, पीडीपी के नेता। भट्ट साहब, बात सुन ली आपने जनरल साहब की? बोलिए अपनी बात, उसके बाद शाहनवाज हुसैन और कुलकर्णी साहब बोलिए। मैं जनरल साहब से इत्तेफाक नहीं करता हूं, मैं एग्री नहीं करता हूं कि यहां पिछले 1 साल से ज्यादा हालात खराब हो गए। यही वो लोग हैं जिनके किए और करने में फर्क है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं पाकिस्तान, वहां बिरयानी खाते हैं नरेंद्र मोदी जी साहब।
तो वो उस टाइम इनको याद नहीं रहता है हमारी जवानी की कुर्बानी। आपको याद नहीं था जवान कुर्बानी जब महबूबा जी को कुर्सी पे बिठा रहे थे, तब आपको याद नहीं था ये पाकिस्तान में बिरयानी खा के आ रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए, या तब आपको सूट करता था कि कुर्सी मिल रही है तो चलो कोई बात नहीं? वाजपेयी जी जब वाजपेयी जी हुर्रियत से बात करते हैं, यासीन मलिक से बात करते हैं, गिलानी साहब से बात करते हैं, फिर सब कुछ ठीक होता है। तो आप ये चाह रहे हैं कि इन सबसे बात हो फिर से? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं ये कहता हूं तब ये सारा कुछ ठीक होता है। तो गलत तब होता है जब इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है। इनके इंटरेस्ट के, आपके इंटरेस्ट के? पॉलिटिक्स करती है। देखिए, हमारा इंटरेस्ट देश का इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है। देश का इंटरेस्ट? हमारा इंटरेस्ट जो आप है, तो तिरंगा नहीं उठाने की धमकियां देते हैं बैठ के। विकास, देश का इंटरेस्ट। आप तिरंगे को हाथ नहीं लगाने की धमकियां देते हैं और फिर देश का इंटरेस्ट बताते हैं। जी, आप तो तिरंगे का रिश्ता खत्म करने की धमकियां देते हैं, आप देश का इंटरेस्ट बता रहे हैं। सबसे ज्यादा तिरंगे का अपमान अगर किया किसी ने है वो आरएसएस ने किया है। अच्छा, आप तो सम्मान कर रहे थे ना वहां बैठ के उस दिन भाषण देके? आप मुझे बताएं, यहां तो हमें 70 सालों से किसने सम्मान किया? कौन सा बाहर से कोई आरएसएस चुनाव लड़ती है? आरएसएस का मंत्री बनता है, सम्मान कर रहा था, आरएसएस का एमएलए होता है, मुख्यमंत्री बनता है आरएसएस का। आज उन्हीं आरएसएस चुनाव लड़ती है आपकी तरह? उन लोगों को ही जेल भर रहे हो। आरएसएस से तुलना करते हैं आप अपनी पार्टी की? जिन्होंने आपको अपनी पार्टी में और आरएसएस में कोई अंतर नजर नहीं आता? आपने उनको तो एंटी नेशनल बोलते हैं आप। बताइए ना, आपको अपनी पार्टी में और आरएसएस में कोई फर्क नजर नहीं आता? उनको तो आप धमकियां दे रहे हैं, उनको तो आप जान की धमकियां दे रहे हो। ठीक है, चलिए अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, बताए जब रैना जी थोड़ा रुकते हुए। अबे दुबे, शाहनवाज हुसैन फटाफट से। अबे दुबे, आपका एक कमेंट, उसके बाद शाहनवाज जी, बोलिए जल्दी। अबे दुबे। देखिए रोहित जी, रैना साहब प्लीज सुनिए ना एक बार, बोलिए। देखिए रोहित जी, भारतीय, पहले तो मैं भारतीय सेना, सुरक्षा बलों का और पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश को, पाकिस्तान परस्ती आतंकी साजिश को नाकाम किया। मगर भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या है? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में तो कहती है कि गुपकार गैंग से 3 तलाक, और लद्दाख में जाकर सत्ता की आग का हनीमून मनाती है। ये कैसा दोहरा चरित्र है इन लोगों का? सैफुल्लाह जैसे आतंकवादी को अमित शाह जी की विशेष अनुकंपा में वहां चुनाव लड़ाने के लिए टिकट ये लोग देते हैं। ये गंभीर बात समझनी चाहिए। अभी एमईए के स्पोक्सपर्सन ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि 4000 से अधिक सीज फायर के वायलेशन हुए हैं और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्वाडकॉप्टर से और ड्रोन से बड़ी मात्रा में हथियार और ड्रग्स सप्लाई किए हैं। यूनाइटेड नेशंस की 26 जो एनालिटिकल सपोर्ट रिपोर्ट है उसमें कहा है कि कर्नाटक और केरला में बड़ी संख्या में आईएसआईएस के आतंकी हैं। एनआईए ने 34 केस रजिस्टर किए हैं आईएस की प्रेजेंस के और 20 केस किए हैं लश्कर-ए-तैयबा की उनको पकड़ा जाएगा तो आप उनकी पैरवी में खड़े हो जाएंगे कि बच्चों को फंसाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जब उनको पकड़ा जाएगा, क्या है जिनके आईसीस से रिश्ते आ रहे हैं, तो आप ही खड़े हो जाएंगे पैरवी में कि क्यों कार्रवाई कर रहे हो, उनके बच्चों को फंसा रहे हो। स्वांग रचती है देश भर में। शाहनवाज जी जवाब दीजिए उनकी बात का। महबूबा मुफ्ती के साथ शाहनवाज जी जवाब दीजिए उनकी बात का। जो बटला हाउस कांड में एनकाउंटर पर सोनिया जी रोने लगी थी, ये कहा था, और जब ये सबूत गैंग को आज सबूत मिल गया ना, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं, बालाकोट पे सबूत मांगते हैं। आतंकियों के जब मामला हुआ तो कहा कि खून की दलाली कह दी थी, और आज जो हालत है, सुन लीजिए दुबे जी सुन लीजिए ना, दुबे जी, अरे मैं जान रहा हूँ मेरे शब्द चुभेंगे आपको। शर्म से डूब मरना चाहिए भारतीय। अच्छा दुबे जी, अब सुन तो लीजिए, लद्दाख का स्पष्टीकरण दुबे जी सुन तो लीजिए, हो गया ना, अब सुन लीजिए। कभी दुबे जी बोले शाहनवाज, सबसे पुरानी पार्टी है, आपको शर्म ही नहीं आती, आप शर्म से डूब नहीं मरते। जब चरारे शरीफ में मस्तगुल को छोड़ा था आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछा, बालाकोट पे पूछा, सेना के जनरल को गली का गुंडा कहा। आप लोग तो सेना का, पुलिस का अपमान करते हो, आतंकवादियों का सम्मान करते हो। जब बटला हाउस कांड में मारा गया आतंकी, तो आप उस पर आपने कहा कि सोनिया जी सोई नहीं, रोने लगी। आपको सवाल यह है कि आप इस देश में आतंकी के पैरोकार हो, आप तो आतंकवादियों की वकालत करते हो, और आप लोगों ने आतंकवाद दिया है। धारा 370 आपने लगाया था। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 नहीं लगाया होता, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती।
अब धारा 370 हट गई है, वहां चुनाव हो रहे हैं और आप लोग परेशान हो रहे हो। आपने गुप्कार गैंग के साथ पूरा तालमेल आपका है, पूरा देश जानता है कि आप लोग सिर्फ आतंकवाद पे रोने वाले, आतंकवादियों पर रोने वाले और देशभक्त का और सेना का और आर्मी का, आप जम्मू कश्मीर पुलिस के जब लोग शहीद होते हैं तो आप लोग उसका सबूत मांग लेते हो। पूरी दुनिया जानते हैं। अरे बिरयानी हमारे यहाँ नहीं खाते, आप मुर्गा बिरयानी वाले आप लोग हैं, क्यों बोलते हो? नरेंद्र मोदी जी वेजिटेरियन है, बिरयानी और मुर्गा खाना ये तो आप लोगों का काम है ना। आप लोग ना बिरयानी, निहारी, नल्ली और बिरयानी ये शब्द तो कांग्रेस के शब्द हैं, हम लोगों के शब्द नहीं है। आप लोग हो जिन्होंने, आप भूल गए राजीव गांधी जी ने चरारे शरीफ में उस वक्त आपने मस्तगुल को जाने दिया था। आप लोग हो कौन? आतंकवाद के, पंजाब में आतंकवाद पैदा हुआ आपकी वजह से, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पैदा हुआ आपकी वजह से, पूरे देश में आतंकवादियों का सम्मान और सेना का आपकी लत लग गई है, आपकी आदत लग गई है। शाहनवाज जी एक सेकंड देखिए, दो लेफ्टिनेंट जनरल बैठे रिटायर्ड और वो दोनों सुन रहे हैं कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां किस जलालत के साथ पूरी जिम्मेदारी को किनारे रख के बेशर्मी से बैठ के टीवी पर एक दूसरे पर केवल कीचड़ उछालने का काम करती हैं। जब जिसकी सरकार होती है वो पूरी सत्ता की मलाई खाता है और जैसे ही बाहर हो जाता है उसके बाद दूसरे को जिम्मेदार बताने लगता है। सही कह रहा हूं मैं संजय कुलकर्णी साहब? बिल्कुल रोहित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितना भी पाकिस्तान करे डेस्परेट है, ये बुखला गया है। नवंबर का महीना आ गया है, सर्दी आने वाली है जबरदस्त, कड़ाके की सर्दी में इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल होता है। वो ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को ढकेल करके इंस्टेबिलिटी करना चाहता है कश्मीर के अंदर, और यही एक कारण है। उसको मालूम है पंचायती राज इलेक्शन होने वाले हैं, उसको किस तरीके से दखलंदाजी दी जाए। और इस सब मामले में जितने भी आतंकवादी आते हैं उनको कहीं ना कहीं जीना, अपने लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज चाहिए होती है। तो आप देखिएगा जिस तरीके से बातचीत होती है, गुप करके जो लोग हैं, छुप करके जो जिस तरीके से इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, यही कारण। आप देखिए आजादी के बाद 10 साल शेख अब्दुल्ला, 10 साल फरूक अब्दुल्ला, 6 साल उमर अब्दुल्ला, 4 साल मुफ्ती मोहम्मद जी और 2 साल महबूबा जी, इतने साल राज करने के बाद भी अगर आतंक कश्मीर घाटी से नहीं खत्म हो रहा है तो इसको सोचना है हमने क्या कारण है, इसका फायदा उठा रहे हैं। और अब चीन के इशारे के ऊपर पाकिस्तान जो है जबरदस्त हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अल बदर जैसे खत्म ऑर्गेनाइजेशंस को भी पैसा फूका जा रहा है, जैश जैसे मिलिटेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है। लॉन्च पैड पर 300 से 350 मिलिटेंट्स तैयार हैं इन्फिल्ट्रेट करने के। ये क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। अगर हिंदुस्तान के अंदर ही अलग अलग आवाजें उठेंगी तो इसका फायदा दुश्मन उठाने की कोशिश कर रहा है। गुरमीत सिंह साहब, ये गुपकार किस पर उपकार करना चाहता है, एक, और दूसरा उपचार क्या है, इलाज क्या है? आतंकवादियों से लड़े या राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़े जैसे ये टीवी पे बैठ के लड़ती है? रोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो गुपकार डिक्लेरेशन और अलायंस है, इनको उपकार करना चाहिए जम्मू और कश्मीर के अवाम के ऊपर में, और इनको साथ देना चाहिए डेवलपमेंट, शांति के लिए। और देखिए, बड़ी बात यह है कि ये उतरे हैं दंगल में एक एजेंडा और बायस के साथ में, ये उतरे हैं एंटी इंडिया फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए, ये उतरे हैं डेवलपमेंट और पीस के बरखलाफ। लेकिन आज बड़ा दिन है, आज बड़ा दिन इसलिए है कि एक इतनी बड़ी सक्सेस मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, एक क्लीन ऑपरेशन किया है। देखिए रोहित जी, इसमें एक बात, बड़ी बात यह है, ये पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान आर्मी और ISI का एक ऑर्गेनाइज, वेल प्लान्ड और डेलिब्रेट एक्शन था। अगर आप पिछले कुछ दिन की बात पे जाए, एनवायरमेंट पे जाए, तो ठीक 13 तारीख को उन्होंने इतना बड़ा सीज फायर वॉल्यूशन किया, इन्फिल्ट्रेशन बिट की पूरे नॉर्थ कश्मीर, पुंछ वगैरह के इलाके के अंदर में। और 14 तारीख को उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और DG IPR, उन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस ली जिसने न जाने कितने इल्जाम लगाने की कोशिश की भारत के ऊपर और डोजियर की बात की। और देखिए, कल ही पुलवामा के अंदर, काकापुरा के अंदर में ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश की, दिल्ली के अंदर में JAM के 2 टेररिस्ट पकड़े गए, और आज ये इन्होंने नापाक हरकत की है। और आज ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो अफगानिस्तान में पहुंचे हैं। देखिए, ये एनवायरमेंट जो चेंज हो रही है, जो US के इलेक्शन हुए हैं, जो उनका नतीजा बिल्कुल क्लियर नहीं है इस वक्त में,
जो अफगानिस्तान पीस डील का जो बात चल रही है तालिबान के साथ में, इन सब का फायदा लेकर पाकिस्तान बहुत नापाक हरकतों पर उतरा है। और इसलिए भारत को जरूरी है कि इन सब हरकतों का जो 4052 सीज पर वॉयलेशन किए हैं और जिस प्रकार से इसने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को फुल रखा हुआ है और जिस प्रकार 15 नवंबर को इन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन किया है, ये जरूरी है भारत के लिए कि हम एक सोचा समझा प्लान्ड प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव एक्शन करना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट में। देखिए, भारत की कुछ एक रेड लाइन बिल्कुल क्लियर है। ये पाकिस्तान को भी मालूम है कि गिलगित बाल्टिस्तान पीओके वापस लिया जाएगा। ये जो टेररिज्म है इसके अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस है। आज के दिन में जो ऑल आउट ऑपरेशन मिलिटरली है उसने वैली के अंदर में टेररिज्म को एकदम बहुत कम कर दिया है। और अभी उनको डर लग गया है कि पॉलिटिकली एक बिल्कुल एक नया ऑल्टरनेटिव गुरमीत सिंह साहब, हर रोज तो एनकाउंटर हो रहे हैं, आप कह रहे हैं टेररिज्म खत्म हो गया ऑलमोस्ट। हर रोज तो सैनिक भी शहीद हो रहे हैं मजबूरी में बिना युद्ध के, और हर रोज आतंकी भी मारे जा रहे हैं। देखिए रोहित जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये टेररिज्म खत्म नहीं होता है, इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है। मैं ये कह रहा था कि अभी की हालत के अंदर में जो डीडीसी के इलेक्शन होने वाले हैं, इसके अंदर में इंटरफेरेंस करने के लिए इस इरादे से पाकिस्तान ये एक्शन ले रहा है। अभय जी को लगता है आपकी बात पसंद नहीं आ रही है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, बोल लीजिए अभय जी। नहीं देखिए, ये खुद सरकार ने माना है अभी लोकसभा में कि बीते दिनों इन्फिल्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है। तो वो तो खुद ही कह रहे हैं 4052 इंसिडेंट्स हुए हैं। और सुनिए उन्होंने सुनिए बड़ी बात बताता हूँ, एक्यूरेट 4052 बताया। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अभी 21 से 23 तक प्लेनरी सेशन था। वहां पर यह पाया कि पाकिस्तान को जो 27 पॉइंट दिए गए थे कि आप इसमें सुधार करिए, एक पर भी उसने काम नहीं किया है। और मार्च 21 की उसको डेडलाइन फिर से दे दी गई है। तो ये सरकार को चाहिए, मैं बड़ा एक और खुलासा करता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब चाइना गए थे 9 नवंबर 2019 को चीन ने एक साझा बयान जारी किया था। चीन ने कहा था कि जम्मू कश्मीर आप लोग तो सेना के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए ना, मिले चीन के राष्ट्रपति से, तो एक पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बोलिए। चाइना क्यों आप लोग तो पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, ओसामा जी बोलते हैं आपके नेता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी महत्वपूर्ण अवसरों पर बोल साथ देते हैं, दृढ़ता से हमको विरोध मिलनी चाहिए। जब चीन के राष्ट्रपति के पक्ष में मौके का लाभ लेना चाहिए। मनीषशंकर अय्यर कहते हैं कि पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन, इनकी सरकार नहीं है, ये विपक्ष में है, और विपक्ष में भी जिस स्थिति में है जी, आप इनके खिलाफ बहुत ज्यादा मजबूत हालत में सरकार में है, तो उसके बाद आपको कुछ भी करने के लिए इनसे परमिशन कीजिए या इनकी तरफ देखने की जरूरत है क्या? आपको जो करना करिए, कार्रवाई दिखेगी, विपक्ष में देश अपने आप साथ नहीं खड़ा होगा। विपक्ष में भी नहीं है, ये कहीं नहीं है, न ये सत्ता में है न विपक्ष में। विपक्ष के नेता का दर्जा तो मिला नहीं पार्लियामेंट में, क्या विपक्ष में? रीजनल पार्टी इनसे बड़ी है, ये तो पाकिस्तान के पक्ष में है। सुबह से शाम तक पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, सेना का मनोबल गिराते हैं, चाइना पर झूठ प्रचारित करते हैं, पाकिस्तान पर सबूत मांगते हैं। ये करते क्या है? इनका नाम ये गुप्कार गैंग के पूरा गुप्त। आज आपसे सवाल पूछा था, क्या आतंकवाद पर पाकिस्तान को अब सीधे जवाब का वक्त आ गया है? जो आप लोगों ने जवाब दिए 99.99%, 99.5% लोगों ने कहा हां कि पाकिस्तान को सीधे जवाब का वक्त आ गया है। केवल 0.5% लोगों ने इस पर नहीं कहा है। संदेश बिल्कुल साफ।